नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द सेल्फ यानी स्मार्ट एजुकेशन एंड लर्निंग फोरम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं अपनी सीरीज इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में। अभी तक आपने सुना कि किस तरह नेहरू जी के समय में सुप्रीम कोर्ट के मिजाज सरकार के पक्ष में थे और जैसे ही सरकार कमजोर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और अपने फैसलों को संविधान के हिसाब से लेती है। इंदिरा जी ने चुपचाप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सम्मान किया और जो हो रहा था वो होने दिया। वैसे और वो कर भी क्या सकती थी, लेकिन अब इंदिरा जी को अपनी धाक बनाने के लिए अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए उन्होंने गरीबों के हक में काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि गोलकनाथ के फैसले के बाद गरीब परेशान हो चुका था। उन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम अनाउंस कर दिया, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको बता देता हूँ। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, अर्बन लैंड सीलिंग, प्रिवी पर्स एटसेट्रा। 1969 तक कांग्रेस के दो पार्ट हो चुके थे। मुरारजी ओपन मार्केट के समर्थक थे और पूंजीवादी सोच रखते थे, और इंदिरा जी ने बिना फाइनेंस मिनिस्टर के पूछे ही नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की घोषणा कर दी, जिससे पार्टी में दरार पड़ी। इधर 1962 के बाद 1967 में राष्ट्रपति के चुनाव होने थे। पार्टी में सहमति बन रही थी कि राधा कृष्णन को ही अगली बार भी खड़ा कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 टर्म तक रहे थे, तो क्यों ना नॉर्थ और साउथ का बैलेंस मेंटेन करें। लेकिन इंदिरा जी को वो कुछ खास पसंद नहीं थे, क्योंकि वे एक एक्टिव प्रेसिडेंट थे और इंदिरा जी चाहती थी कि राष्ट्रपति पद पर उनका कोई समर्थक होना चाहिए। तब इंदिरा जी ने राधा कृष्णन जैसे ही एक एजुकेशनलिस्ट का नाम सुझाया, जो कि थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये माइनॉरिटी से भी थे। तो ये हुआ कि एक नॉर्थ से हो गया, एक साउथ से हो गया, अब एक माइनॉरिटी से हो जाएगा। ये बात फाइनल हुई और जाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्रपति बने। लेकिन 1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और वीवी गिरी, जो कि उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, इंटरिम राष्ट्रपति बने। अब फिर से राष्ट्रपति का डिसीजन होना था और पार्टी की कामराज लॉबी ने नीलम संजीवा रेड्डी को पार्टी की ओर से खड़ा करने का फैसला किया। लेकिन इंदिरा जी नहीं चाहती थी कि वो राष्ट्रपति बने, क्योंकि अगर वो राष्ट्रपति बनेंगे तो उनके सारे फैसलों में रोक टोक करेंगे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने रात को जाकर वीवी गिरी से मुलाकात की, जो उस वक्त इंटरिम प्रेसिडेंट थे, और उनके कान भरे कि आप राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो जाएं। ये अजीब सी बात थी, क्योंकि जो अभी इंटरिम राष्ट्रपति है वो ही राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो जाए। खैर, वीवी गिरी राजी हुए और उनके राजी होने पर अगले ही दिन इंदिरा जी ने एक ऑर्डिनेंस निकलवा दिया और उसमें लिखवा दिया कि प्रेसिडेंट के ना होने पर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनेंगे और वाइस प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनकी एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज प्रेसिडेंट का पद ग्रहण करेंगे। अब वीवी गिरी ने रिजाइन दिया और राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो गए। अब नाम के लिए तो कांग्रेस की ओर से खड़े थे नीलम संजीवा रेड्डी, पर सभी जानते थे कि वीवी गिरी इंदिरा जी के कैंडिडेट हैं। इलेक्शन का दिन आया और इंदिरा जी ने सभी से अपील की कि सभी लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने और वोट करें। सभी समझ गए थे कि अंतरात्मा की आवाज क्या है और धूमधाम से वोटिंग हुई और सच में अंतरात्मा की आवाज जीत गई और वीवी गिरी राष्ट्रपति बने। यह पहली बार था जब रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट हारा था। नवंबर 1969 में कांग्रेस ने इंदिरा जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिसके लिए शी वॉज मेंटली रेडी, और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस आर, मतलब रेक्यूजिशनलिस्ट, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आई, मतलब इंडिकेट के नाम से जानी गई, जिसे लोगों ने इंदिरा बना दिया, आई फॉर इंदिरा। और पुरानी वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल, जो कि सिंडिकेट के नाम से जानी गई। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस आर वापस से मेजॉरिटी में आ गई, लेकिन लोकसभा में बहुमत की कमी थी, तो कुछ पार्टियों से बहुमत की बात हुई।
और डीएमके पार्टी के एम करुणानिधि का सहयोग मिल गया और सरकार बनी। लेकिन इस मिलीजुली सरकार से काम चल नहीं पा रहा था। अब 1969 में ही नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के लिए ऑर्डिनेंस निकाला गया और देश के 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज किया गया, जिनकी वैल्यू लगभग 50 करोड़ थी। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आर्टिकल 31 में 2 प्रावधान है। पहला, किसी की प्रॉपर्टी सरकार अगर लेती है तो कोई पब्लिक पर्पस होना चाहिए, और दूसरा, कंपनसेशन देना होगा। अब इस पॉइंट को लेकर आरसी कूपर सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा में इनकी एक बड़ी हिस्सेदारी थी। वहां इन्हीं 2 पॉइंट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 11 जजों की बेंच बनाई गई, जिसने 10-1 के बहुमत से इस एक्ट को खारिज कर दिया। और वो एक जज जो इस फैसले के खिलाफ थे, वे थे A.N. रे। कह सकते हैं कि इन्होंने अकेले सरकार के आर्गुमेंट का पक्ष लिया, जिसका फायदा तो मिलना ही चाहिए था और भविष्य में मिला भी इन्हें। आगे इनका जिक्र फिर से आएगा, यहां बस आप इनका नाम जान लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा जी को दूसरा झटका था। पहला गोलकनाथ का मामला, जिसके कारण जमींदार वर्ग पावरफुल हो गया था, और अब कूपर का मामला, जो कि बैंक नेशनलाइजेशन को लेकर था, जिसने अमीरों को पावरफुल कर दिया। इंदिरा जी को ये दोनों लाठियां काफ़ी गहरी महसूस हुई, पर मानने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने पहले भी कहा था कि जब सरकार कमज़ोर होती है तब सुप्रीम कोर्ट मजबूत हो जाता है, जैसा कि इस कमज़ोर सरकार के कार्यकाल में देखा गया। अब 1970 में प्रिवी पर्स का मामला आया। प्रिवी पर्स का मतलब होता है राजाओं को मिलने वाला भत्ता। हुआ यूं था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो रियासतों को भारत में मिलाने के लिए कुछ समझौते हुए थे, जैसे कि रियासतों को जो भी उपाधि सम्मान वगैरह मिलता था वो उनको मिलता रहेगा, ताकि वो इजीली मैनेज कर सके अपना। उसके लिए उनको पैसा वगैरह देती रहेगी सरकार। दूसरी चीज़ कि आर्टिकल 291 के तहत ये पैसा टैक्स फ्री होगा, और आर्टिकल 362(2) के तहत ये पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के चार्ज एक्सपेंडिचर का पार्ट था, जिसका मतलब इस पैसे को बजट में पास कराने के लिए कोई वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती थी, और ये बजट का एक बड़ा हिस्सा होता था। हालांकि इंदिरा जी की मिलीजुली सरकार थी और प्रिवी पर्स को हटाने के लिए संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत थी, जो कि मुश्किल था। लेकिन इस मामले में बहुत सी पार्टी साथ में आ गई और लोकसभा में ये बिल मेजॉरिटी से पास हो गया। लेकिन राज्यसभा में फेल होने वाला ये पहला बिल था। फिर इंदिरा जी ने प्रेसिडेंट के माध्यम से एक अध्यादेश निकलवाया, एक ऑर्डिनेंस निकलवाया, जिसमें रूलर्स की परिभाषा, जो कि आर्टिकल 366 के 22 में लिखी थी, उस परिभाषा को बदलकर सभी राजाओं की राजा होने की योग्यता ही समाप्त कर दी गई। इस बदलाव से हमारे माधवराव सिंधिया जी अपने मूल अधिकारों में छेड़छाड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और कोर्ट ने इस एक्ट को भी उसी आर्टिकल 31 के कंपनसेशन वाले पार्ट के कारण खारिज कर दिया कि भाई किसी की निजी संपत्ति ले रहे हो तो कंपनसेशन भी तो देना होगा। यह इंदिरा जी को तीसरा झटका था। आगे की कहानी मैं आपको अपने अगले भाग में सुनाऊंगा, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इंदिरा जी अपने को मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में सामने लाती हैं और देश में नेहरू जी के जैसा विश्वास पैदा करने में सफल होती हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आ रहा है, जिसमें मैंने एक कठिन विषय को कहानी में बदलकर आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।